As climate change and environmental concerns escalate, pollution control and sustainable practices have become crucial areas of focus worldwide. Here in Gujarat, one of the fastest growing regions in India, balancing industrial progress with environmental protection is more important than ever. The government of Gujarat constituted the Gujarat Pollution Control Board on 15th October 1974 with a view to protect the environment, prevent and control the pollution of water in the state of Gujarat, which occupies a prominent niche in progressive and industrial development of the country. GPCB's mission is to protect the environment and ensure sustainable development. Joining us today is a special guest who is right at the heart of these efforts. Dr. Jignasa Oza, Regional Officer at GPCB. With years of experience in environmental regulation, she has dedicated her career to making a tangible impact on the quality of air, water and land in our communities. She is here to share with us the challenges, strategies and innovations involved in pollution control, as well as the role of public awareness and community engagement in protecting our environment. In this episode, we'll dive into the biggest environmental changes in Gujarat, the efforts being made to align with the United Nations Sustainable Development Goals, and what the future holds for sustainable development in this region. So, whether you're passionate about environmental policy, aspiring to work in sustainability, or simply interested in learning how local actions contribute to global goals, this episode is just for you. Before you enjoy the podcast, please subscribe to Ecopathy and follow ecopathy.jaivi. The links are provided in the description box below. युवा पीढ़ी को क्या सीख देना चाहेंगे जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे? कि यूथ अगर थोड़ा हटके चलेगा, जो अभी यूथ जिस दिशा में जा रहा है उससे अलग चलेगा, तो उसको बोलने वाले तो हजारों मिलेंगे कि भाई तू पागल है, क्या तुझे जिंदगी जीनी नहीं है, तेरी कुछ लाइफ के प्रति कोई तेरा चार्म नहीं है, ऐसा बहुत कुछ आएगा। पर हम अगर वो लगान के गीत की तरह के बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, ऐसे अगर हम चले कि भाई आप अपना प्रकृति के प्रति जो प्यार है उसको बनाए रखें, अगर प्रकृति है तो हम है। Hello ma'am, how are you doing? Hi, I'm very fine. How are you? I am fine. Glad to connect with you. Yeah, same here. तो जीपीसीबी में आप एक रीजनल हेड है, आप अपनी भूमिका के बारे में कुछ बताएंगे? जनरली जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी रहते हैं, प्रादेशिक अधिकारी जिनको बोलते हैं, उनका एक अहम रोल होता है पोल्यूशन कंट्रोल में। तो बीइंग ए रीजनल ऑफिसर, आई एम कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड ऑल्सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम करते हैं। और पूरा जो हमारा रोल रहता है वो हमारे जो हमारा जिला है उससे सीमित रहता है। जैसे मैं आज सूरत में पोस्टेड हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूरत में जो भी कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से कुछ भी पोल्यूशन होता है एयर, वाटर या लैंड का, तो उसको कंट्रोल करना वो मेरी और मेरी टीम की जिम्मेदारी है। ओके, तो आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इंटरेस्ट कैसे जागृत हुआ? एक्चुअली मैं जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की तब तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट मेरे में नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि ये जो मेरी जॉब है, मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस थ्रू मुझे ऑफर ये आई थी। तो बस जस्ट मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया और मुझे इसका इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो मैं गई, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुई और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो तब तो जैसे एक मोनोटोनी जैसे रहती है कि भाई जॉब मिली है और करनी है, तो ऐसे स्टार्ट की थी। पर जैसे जैसे वैसे मेरा देखा जाए तो सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है। और ये जो पोल्यूशन कंट्रोल का और ये जो हमारा जो फील्ड है उसमें मेनली केमिस्ट्री
पे ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि वो जो पूरा गैसियस है या वाटर बॉडीज में जो भी कुछ केमिस्ट्री चेंज होती है पोल्यूटेंट की वजह से। तो मेरा बायोलॉजी था, फिर भी मुझे तब जो मेरे हेड थे वो इतने अच्छे मिले थे कि उनके साथ रह रह के काफी मैंने अपने आप को तराशा। उन लोगों ने भी मुझे यहाँ तक पहुंचाने में काफी मदद की। और फिर जैसे 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 समय बीतता गया, ऐसे ऐसे मुझे लगने लगा कि भाई अगर खुद को आपको सेफ रखना है, सोसाइटी के लिए आपको सोसाइटी को सर्व करना है, और पूरी जो युवा पीढ़ी है उसको अगर कहीं एक सर्टेन मकाम पर ले जाना है, तो ये फील्ड जो है वो बेस्ट फील्ड है। क्योंकि ये जो फील्ड है वो हमारे जो पंच महाभूत बोलते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, और वो जो पंच महाभूत है वो पंच महाभूत को सेफ रखती है, ये जो हमारा फील्ड है। क्योंकि हमारा काम है कि पोल्यूटेंट्स है, वो पोल्यूटेंट्स कम से कम कोई भी सिस्टम में दाखिल हो और वो अपना रूप दिखाए, उससे पहले ही उसका हम कंट्रोल करें। तो ये जो पोल्यूशन कंट्रोल का जो फील्ड है वो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मुझे यहाँ मतलब काम करने में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। और आज जो मेरा 30 साल का तजुर्बा है वो मुझे आज यहाँ लाके मुझे खड़ा किया है। वाह! तो ऐसा कोई मोमेंट या कुछ एक्सपीरियंस तो होगा जो आपको इस फील्ड तक ले आया? इस फील्ड तक ले आने में मैंने जैसे बताया, डेस्टिनी शायद यही थी कि मैं ये फील्ड में आऊं। नहीं तो मेरा इंटरेस्ट देखा जाए तो मेरा एजुकेशन में था, मुझे प्रोफेसर बनना था। और उसके लिए मैंने डॉक्टरेट भी ये जॉब ज्वाइन करने से पहले ही मैंने शुरू कर दिया था, पीएचडी का वर्क। और बाद में पर जैसे मान लो कि मेरे बचपन से ही शायद प्रकृति से मेरा ताना बाना रहा है, क्योंकि मैं नागर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और हमारे घर में, सबके घर में पूजा पाठ तो होता ही है, पर मेरे घर में जो सुबह होती थी, मेरे पापा जो है वो पूरा मतलब गीता का पाठ करते थे, फिर विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब पूरा मतलब उसका जो स्टेंजा जो वो बोलते थे वो मतलब बड़े आवाजों में वो ऐसे मन ही मन पूजा नहीं करते थे। तो जब से मैं छोटी थी तब से हमारे घर में जब मेरे पापा उठते थे तो शुरुआत शांति मंत्र से होती थी। और शांति मंत्र का सीधा ताल्लुक प्रकृति से है। उसमें मैं थोड़ा उसका 1-2 लाइन में बताना चाहूंगी कि उसमें ऐसा वो मंत्र है कि ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, शांति रेव शांति। इसका मतलब बहुत ही बढ़िया और गहरा है कि अगर आप अपने आसपास और आप खुद अगर शांत रहना चाहते हैं तो आपके आसपास जो भी प्रकृति की चीजें हैं उनको आप शांत रखिए। और उनको हम शांत तभी रख पाते हैं कि जब हम उसमें कुछ खलेल ना पहुंचाए। और वो जो खलेल है वो हमारे साइंटिफिक टर्म्स में हम उसको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो उसका सिंपल मीनिंग है पोल्यूटेंट्स का कि रिसोर्स एट रॉन्ग प्लेस। उसमें वो कुछ भी हो सकता है। मुझे भी आज यहाँ चेयर पे बैठना है, पर मैं अगर टेबल पे बैठ जाती हूँ तो वो जो रिसोर्स है वो रॉन्ग प्लेस पे चला गया। तो हमको बस प्रकृति को संभालने के लिए हमको यही ध्यान रखना है कि प्रकृति को हम जहां तक शुद्ध रख सके वहां तक रखें। क्योंकि प्रकृति अगर शुद्ध होगी तो शांति अपने आप आएगी। प्रकृति शांत होगी तो हम भी शांत रह पाएंगे। ब्यूटीफुल। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो प्रकृति हमारे लिए कुछ बहुत सारा काम कर रही है। तो गुजरात में ऐसी कौन कौन सी चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं, वो भी सूरत जैसे अर्बन सिटीज में? पूरे गुजरात की मैं बात करूं तो सब जानते हैं, पूरा विश्व गुजरात की आज नोंद ले रहा है कि गुजरात जो है उसमें डेवलपमेंट दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता है। उसमें कोई डिनाई नहीं करेगा, सब एग्री होंगे। उसका एक कारण है कि भाई गुजरात में वेदर अच्छा है, गुजरात की पब्लिक अच्छी है, साथ साथ में गुजराती लोग जो है साहसिक है। इसके साथ साथ यहाँ जो देश विदेश से
और इंडिया के भी अलग अलग राज्यों से जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, Okay. तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है। हाँ. और वो सबसे ज्यादा होने के कारण पॉपुलेशन आबादी अपने आप बढ़ती है। हाँ. तो आबादी के कारण जो भी छोटी मोटी बातें होती है, जैसे कि प्लास्टिक का यूजेज है, फिर पानी हम यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो हाँ. उसका सीवेज जो जनरेट होता है वो एक चैलेंज है। हाँ. फिर मान लो कहीं पर इंडस्ट्री है, अभी गुजरात में ट्रेंड क्या है कि जहां पर इंडस्ट्री डेवलप होती है वहीं पे ही लोकालिटी हो जाती है। तो वहां की पब्लिक को जो इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, जनरली वो इंडस्ट्री उसको कंट्रोल तो करती है, हाँ. पर उसका क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट है वो लोकालिटी के पब्लिक पे जाता है, तो वो भी एक हमारे लिए चैलेंज है। हाँ. तो ऐसी काफी छोटी छोटी बाधाएं हैं जो कि गुजरात को उसके लिए सोचने की जरूरत है और गुजरात को उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर ये बातें सब एलिमिनेट हो जाती है या उसको हम और थोड़ा कम कर सकते हैं, हाँ. तो गुजरात है उसकी जो विरासत है उसमें 4 चांद लग जाएगा। हाँ. तो हम जो प्रकृति के लिए करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू। तो जीपीसीबी में अपने प्रयासों है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कैसे संरेखित करते हैं? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है जनरली 17 गोल आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हाँ. वैसे देखा जाए तो अगर हमको हमारा जीवन या हमारा एग्जिस्टेंस जो है उसको हेल्दी और लंबे समय तक, मतलब मैं चाहूँ, अभी मेरी एज 50 प्लस है, पर मेरी चाह ऐसी होगी कि भाई मैं 90 तक में जाऊं, तो अगर मुझे और 40 साल की जर्नी मुझे तय करनी है तो मुझे ऐसे वातावरण में जीना होगा कि जो मुझे एक हेल्दी मुझे बना सके और मुझे मेरे सर्वाइवल जो है उसको एकदम इजी बना दे। तो ये जो सस्टेनेबल गोल है उसमें ये जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो तो हर एक पहलू के साथ जुड़ा हुआ है, पर फिर भी उसके 4 या 5 गोल है, जैसे कि लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ एंड लैंड, क्लाइमेट एक्शंस, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस। ऐसे जो गोल है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो लॉज है वो हमको ये एनफोर्समेंट करने के लिए हमको सुझाव देते हैं, तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो प्राथमिकता मोस्टली ये 4 एसडीजीज को दी। हाँ, वो हम पहले माइंड में रखते हैं कि भाई बाकी का जो है वो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल में होगा तो होगा ही, जैसे एनर्जी सेविंग है या इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर आप जो भी आपके कंसर्न एसडीजीज है उसके ऊपर फोकस करोगे, सही दिशा में ले जाओगे, सही मायने में उसको इम्प्लीमेंट करवाओगे, तो डेफिनेटली और गोल्स जो है वो और गोल्स भी साइड बाय साइड अचीव होंगे। तो इंटरकनेक्शन है पूरे यस यस। तो गुजरात में जो इंडस्ट्रीज है वो 3 पिलर्स एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ का बैलेंस कैसे करते हैं? मैं गुजरात की हूँ इसलिए मैं नहीं ये बता रही हूँ, पर ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है कि इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है आगे, उसमें गुजरात का योगदान जो है वो नोंदपात्र है। गुजरात में जो हो रहा है, जैसे आपने बताया कि एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल, तो वो बेस्ट एग्जांपल उसका गुजरात है, और उसमें भी मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि सूरत उसमें सबसे आगे है। जैसे मैं आपको बताऊं थोड़े चंद बातें, तो गुजरात में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ईटीएस प्रोजेक्ट करके। वो जो ईटीएस प्रोजेक्ट है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, वो शायद इंडिया में पहले 3 जगह पे 3 स्टेट में स्टार्ट होने वाला था, पर अभी 5 साल से वो गुजरात में एक ही स्टेट में वो कंटिन्यू हो रहा है। और वो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम से अभी गुजरात में अहमदाबाद और सूरत दोनों ने एडॉप्ट किया है। सूरत में 5 साल से चल रहा है और अहमदाबाद ने लास्ट ईयर ये एडॉप्ट किया। उससे क्या है कि भाई एयर क्वालिटी जो है वो एयर क्वालिटी हमारी बेटर होती है। उसमें कुछ ऐसे हम लॉक्स लगाते हैं, कैप्स लगाते हैं और ऐसे टिप्स देते हैं
जिसकी वजह से जो क्यूमुलेटिव एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल में रहता है। दूसरा, हमारे गुजरात में एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलता है जिसमें भी गुजरात के 4 सिटीज है, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा और राजकोट। तो और अभी शायद आप जानते होंगे कि अभी सूरत को ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में सूरत स्टूड फर्स्ट। तो उन्होंने मतलब जो प्रयास किए हैं हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, वो प्रयास में सूरत पूरे समग्र देश में 131 सिटीज थे, उसमें सूरत नंबर 1 पर रहा है। तो गुजरात जो है उसका मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो है ही, साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहा है, पर सोशली भी वो इतना मतलब कनेक्टेड है कि, और मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंडिया में जो CETPs होते हैं, CETPs मतलब कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि उसका रोल ये होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज है वो इंडिविजुअल अपना एफ्लुएंट ट्रीट नहीं करती है, वो एक कॉमन ETP बनाती है, कोई एसोसिएशन थ्रू या गवर्नमेंट थ्रू या कोई एजेंसी या कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर, वो एक कॉमन ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाता है, और पूरे उसके जो वो क्लस्टर में जो भी इंडस्ट्री सिचुएटेड है वो CETP में पानी देती है ट्रीट करने के लिए, फर्दर पॉलिशिंग के लिए, और फिर उसके नॉर्म्स अचीव होने के बाद वो डिस्चार्ज करती है। तो हमारे गुजरात में जितने मिला के CETP है उतने शायद इंडिया में कहीं नहीं है, और उसमें भी सूरत नंबर 1 है। इसलिए सूरत नंबर 1 है कि सूरत में आज की तारीख में 11 वर्किंग CETPs है, जो कहीं पर नहीं है इंडिया में, पूरे इंडिया में। और सबसे बड़ा शायद एशिया का 150 mld का जो CETP है वो सूरत में सिचुएटेड है। दूसरा, एक गुजरात की बात है कि और सब जगह शायद सीवेज जो वाटर होता है उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, पर गुजरात ऐसा सोचता है कि भाई जो सीवेज वाटर है उनसे भी थोड़ा बहुत पोल्यूशन फैलता है, क्योंकि उनसे शायद इंडस्ट्री जितना वो केमिकली वो नहीं है, पर उससे पैथोजेंस बढ़ते हैं। तो जो बायोमेडिकली वो जो है सुवेज, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी गुजरात में नंबर्स ऑफ है, सूरत में वो भी 12 अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो ये जो सब लिंकअप अगर हम करें, तो जैसे बीइंग ए एनवायरमेंटलिस्ट हम ऐसा सोचते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे होता है उसी हिसाब से इकोनॉमी बढ़ती है, पर दोनों को अगर बैलेंस में रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इकोनॉमी बढ़ेगी पर एनवायरमेंट डिटोरिएट होगा, ऐसा सोचते हैं। पर हमारे गुजरात में वो जो उसका परसेंटेज है वो काफी कम है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लिए है, जैसे मैंने बताया ETS सिस्टम, फिर STPs, CETPs, और एक हमारे गुजरात में कंसेप्ट है कम्युनिटी बॉयलर का। जैसे इंडस्ट्री में अलग अलग बॉयलर होते हैं, उससे अलग अलग एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसकी बजाय 15-20 इंडस्ट्री को एक ही जगह पे एक बॉयलर बड़ा सा स्थापित करके उसमें स्टीम जनरेट करके हम मेंबर इंडस्ट्री को देते हैं। उससे क्या होगा कि जो एयर पोल्यूशन का जो है रेट है वो काफी कम हो जाएगा। तो ऐसे काफी इनिशिएटिव है जो हमने सूरत के लिए लिए हैं, और गुजरात में भी ऐसे अलग अलग जिलों में अलग अलग सब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के रेफरेंस में। अमेजिंग। तो ऐसा कोई सेक्टर है जिसमें आपने कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखा हो? सिग्निफिकेंट चेंज तो काफी, मतलब जैसे पहले मैं आपको 15 साल पहले जब मतलब मैंने बोर्ड ज्वाइन किया तब की मैं बात करूं, तो तब शायद इतना अवेयरनेस नहीं था। तो ऐसा होता था कि भाई एफ्लुएंट कहीं पर भी बह रहा है या जा रहा है, या और लोग उसको मतलब माइंड पे भी नहीं लेते थे कि भाई नॉर्मल फिनोमिना है, ऐसे देखते थे। पर जैसे जैसे GPCB का उत्तरदायित्व बढ़ता गया, जैसे जैसे गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी शुरू की,
वैसे वैसे ये जो है उसमें काफी बदलाव आया है। आपका तो शायद बर्थ भी नहीं हुआ होगा, पर उसके पहले ऐसा माना जाता था कि बड़ौदा में और उसमें जो एक दो नदी है वो पूरी एसिडिक होती थी। अंकलेश्वर में भी अमला खाड़ी करके वहां एसिडिक पानी बहता था, पर आज की तारीख में वो सब अभी कुछ नहीं है, मतलब अच्छी तरह से सब मैनेज किया हुआ उस तरह से कि वहां सीईटीपी लगाए गए, जैसे मैंने आपको बताया। पानी को अच्छी तरह से ट्रीट करके फिर उसको छोड़ा जाता है। और कोई कोई एफ्लुएंट ऐसा होता है कि वो सीईटीपी में भी ट्रीट नहीं होता है, तो उसके लिए हमने मल्टीपल इवेपोरेटर लगाया है, इफेक्टिव इवेपोरेटर एमई करके है। काफी ऐसी टेक्नोलॉजी एडप्ट की है गुजरात के इंडस्ट्रीज ने, जिसकी वजह से आज जो गुजरात है वो बेटरमेंट पे है। साथ साथ में हम अवेयरनेस प्रोग्राम को भी इतना ही उसके ऊपर वेटेज देते हैं। प्लांटेशन जो है वो प्लांटेशन को हमने हमारा मोटो बना दिया है कि भाई जहां पर हम जाते हैं तो प्लांटेशन को हम बढ़ावा देते हैं, कि प्लांटेशन क्यों जरूरी है वो हम इंडस्ट्री को समझाते हैं, प्लांटेशन का महत्व क्या है, और प्लांटेशन जो है वो करने से पोल्यूशन रेट कितना कंट्रोल में आता है वो स्टेटिस्टिक के साथ हम उनके पास जाते हैं और उनको समझाते हैं, और उससे काफी फर्क पड़ा है। और जो गुजरात है वो बस यही दिशा में अगर आगे बढ़ता गया तो गुजरात फ्यूचर में और भी जगमगाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो आपने जैसे प्लांटेशन का बोला इंडस्ट्रीज में, और मैंने थोड़ा पढ़ा और पता चला कि आपने भी बहुत प्लांटेशन करवाया पांडेसरा में। जी, हमने पांडेसरा में क्या किया, सबसे पहले तो मैं ये जब हमारी ऑफिस 2022 में हमको शिफ्ट करनी थी, तो हम विजिट लेते थे कि भाई सब कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे करेंगे। तो 2-3 बार यहाँ आने से ऐसा लगा कि शायद यहाँ का जो यहाँ की एयर क्वालिटी है वो, हम सिटी में पहले हमारी ऑफिस थी तो वहाँ की एयर क्वालिटी से थोड़ी तो डिफर है, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा हमको अनइजीनेस लगता था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर 2-3 घंटे भी हम यहाँ टिक नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पूरा मेरा स्टाफ बैठेगा, हमारी टीम बैठेगी, तो कैसे सब काम करेंगे, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ जो मेरे ऑफिस के बाजू में एक स्पेस था, वो स्पेस में मैंने एक सोचा कि भाई वहाँ प्लांटेशन करते हैं। तो कुदरती हुआ ऐसा कि हमने 10 जून 2022 में मॉनसून के जस्ट पहले पहले ही हमने वहाँ थोड़े मैच्योर प्लांट लगाए। पांडेसरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और जो ग्रीन मैन है विरल भाई देसाई, उनके सहयोग से हमने वो प्लान किया, और करीबन हमने 750 ट्रीज लगाए, जो आज आप देखोगे तो काफी मतलब मैच्योर हो गए, बड़े बड़े हो गए और डेंस वो हो गया है। तो वो लगाने से थोड़े ही वो ग्रो है, क्योंकि मानसून तुरंत आया तो 3 महीने में वो काफी उसकी हाइट डबल हो गई ऑलमोस्ट। और कैनोपी, हाई कैनोपी मैंने लगाए थे ट्रीज। तो हमारा जो पूरा स्टाफ था वो स्टाफ ने भी फील किया कि भाई एयर क्वालिटी बेटर हुई है। फिर मैंने मेरी ऑफिस की प्रीमाइसिस में छोटे छोटे भले जो शेडोज प्लांट थे वो लगाए, उनसे भी हमको लगा कि नहीं भाई सुंदर तो दिखता ही है पर एयर क्वालिटी बेटर हुई है। फिर वो मैंने ये जो पॉकेट डेवलप करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इतने से कॉर्नर में इतने प्लांट लगाने से अगर ये इम्प्रूवमेंट हम फील कर रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पांडेसरा में जो जो पॉकेट्स जो है वो ऐसे ही वेस्टेज पड़े हैं, वहाँ लोग मतलब वेस्ट डंप करते थे, उसका और भी मिसयूज होता था, ऐसे प्लॉट आइडेंटिफाई करके एसोसिएशन के साथ और एसएमसी की परमिशन से हमने ऐसे टोटल और 8, मतलब मेरा ये पॉकेट और 8 मतलब 9 ऐसे अर्बन पॉकेट्स बनाए। और एक तो मैं आपको दिखाऊंगी, एक जो गार्डन था, मतलब अभी जो गार्डन बनाया है वो पहले डंप साइट जैसा ही था। तो वो मैंने एसोसिएशन से बात की कि भाई हम यहाँ कुछ अच्छा सा गार्डन या कुछ हरा भरा कुछ पॉकेट्स बनाते हैं, तो तुरंत वो लोग तैयार हो गए। और आप नहीं मानोगे, वहां से जो हमने वेस्ट निकाला है, पूरे सूरत का 2 दिन का कचरा होगा उतना वो एक ही जगह पर से हमने पूरा 5-6 फीट वो दबा हुआ था, वो सब निकाल के
हमने वेस्ट मैनेजमेंट साइट पे दिया, फिर वो लैंड को हमने फ्रेश सोइल से रिप्लेनिश किया, और बाद में अभी आज वहाँ फ्रूट्स भी हो रहे हैं, मतलब चीकू, लेमन, सब फ्रूट्स भी उधर अभी हम खा रहे हैं उसके। और मेरी केबिन में जो आपने फ्लावर्स देखे रोजेस, वो वही गार्डन के हैं। रोज मेरे यहाँ 20-25 गुलाब के फूल आते हैं वही गार्डन से। ब्यूटीफुल। फिर वो करने के बाद इंडस्ट्री वालों को भी ऐसा लगा कि नहीं, ये तो एयर क्वालिटी तो बेटर कर रहा है, पर दिखता भी अच्छा है, क्योंकि कोई निकलता है तो सब बोलते हैं अरे जीआईडीसी में गार्डन, जीआईडीसी में ये। फिर उन लोगों ने लास्ट ईयर से अपने जो पार्किंग की आगे की स्पेस है, वहां पे ब्यूटिफिकेशन कर शुरू कर किया। तो अभी वहां भी 3 लेयर्स में ये लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, बोगनवेलिया, करेंट और दूसरे छोटे छोटे प्लांट है जैसे इक्सोरा और वो। तो वो क्या है, फ्लोरल तो कलरफुल भी दिखेगा और अच्छा भी दिखेगा। तो अभी काफी मतलब 8 से 10 इंडस्ट्री जो है उन्होंने ऐसा शुरू किया। फिर मैंने एक और एड ऑन किया उसमें कि आप देखोगे मेरी ऑफिस के सामने 3 या 4 वॉल पे पेंटिंग करवाए हैं। तो उससे क्या होगा कि जीआईडीसी भी अच्छी लगेगी, लोगों को मैसेज भी मिलेगा। और वो जो एजेंसी है जो मतलब जैसे आपके जैसे ही कॉलेज के और बच्चे आके उसमें करते हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी ये प्रोजेक्ट हाथ पे लिया है कि प्लांटेशन के साथ साथ क्लीनलीनेस एंड अवेयरनेस पेंटिंग। तो मेरा ये ड्रीम है कि जो जीआईडीसी की परिकल्पना है वो मुझे बदलनी है। जैसे अभी जीआईडीसी कोई सोचता है तो भाई मिट्टी से लदे हुए रास्ते, सब जगह कोयला, ये वो। पर यहाँ जब कोई आएगा तो उसको ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं, ये जो जीआईडीसी है पर हरी भरी जीआईडीसी है जी। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल में जन जागरूकता की क्या भूमिका है? अगर हम हमारी लाइफ में या हमारे आसपास या हमारे जिले के लिए, राज्य के लिए, या देश के लिए या दुनिया के लिए अगर हम बदलाव चाहते हैं, तो उसमें अवेयरनेस जो है वो बहुत ही जरूरी है। वो बहुत सिंपल है कि जैसे हमारे घर की ही हम बात ले ले कि घर में मान लो कोई जो बड़े हैं, पापा है या दादाजी है या कोई भी, वो अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं पर अगर घर के और मेंबर है वो फॉलो नहीं करेंगे या उनको मानेंगे नहीं कि या वो सही है या गलत, वो भी जज नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा घर का सिस्टम है वो बिखर जाएगा। तो ऐसा ही सब सोशल कोर्स के लिए है कि अगर हमको कुछ अच्छा चाहिए, आज का यूथ जो हम जानते हैं कि सब फॉरेन से अट्रैक्ट है, सबको मतलब 12th पास करके फॉरेन में कुछ ना कुछ कोर्स करके फॉरेन जाना है, फॉरेन सेटल होना है। क्यों फॉरेन सेटल होना है? क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ ऐसा फैसिलिटी है। यहाँ हमारे इंडिया में और हमारे गुजरात में इनसे भी बेटर हो सकता है और बेटर है, पर हमको उसको यूटिलाइज करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ कोई नीति नियम में रहना ही नहीं चाहता, कोई दायरे में रहना ही नहीं चाहता, सबको मतलब अपनी मनमानी करनी है। तो उसमें मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस अगर आप फैलाते हो तो अवेयरनेस फैलाने से 100% चेंज होता है। जैसे मैंने आपको पांडेसरा का बताया, अभी पांडेसरा की वाह होती है, जो भी छोटे छोटे पॉकेट बनाए, इतने कोई बड़ा हमने कोई जंगल खड़ा नहीं कर दिया, पर उसका एग्जाम्पल और भी जीआईडीसी ले रही है। सचिन ने भी शुरू किया, अभी उन्होंने भी 18,500 ट्रीज मियावाकी से किया, पलसाना कर रही है, कीम कोसंबा करंज जैसा जो एरिया है इंटीरियर वो भी कर रहा है। तो अवेयरनेस एक चीज है कि भाई इसने किया है तो हम भी करें, ये अच्छा लगता है। दूसरा कि हम बताएं कि भाई ये करने से इतने इतने हमारे फायदे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट इतना है और उसके फायदे देखो तो फायदे कितने हैं। तो वो अगर बंदा समझ जाता है तो अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो अवेयरनेस तो अहम भूमिका है ही, उसमें तो कोई उसको नकार नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अवेयरनेस नहीं, बाकी एक क्रिएटिव अवेयरनेस हो ना, एग्जैक्टली, तो लोगों को एक समझ भी आती है और एक्साइटमेंट भी रहता है कुछ नया। अभी लोग मतलब मैंने तो इसे 2-3 इनिशिएटिव ही लिए हैं, जैसे वाटर रिचार्जिंग में जहां पर जाती हूँ, जिसको मिलती हूँ इंडस्ट्री पर्सन को, उनको मैं वाटर रिचार्जिंग के लिए इंसिस्ट करती हूँ।
प्लांट्स, अगर आप आपके पास जगह नहीं है तो आप गमले लगाइए, हैंगिंग गार्डन्स बनाइए, वर्टिकल गार्डन्स बनाइए, काफी कुछ उसके है। और ऐसा है तो आप, अभी हमने यहाँ एक और भी इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो ड्रम्स होते हैं वो ड्रम्स, वेस्ट ड्रम, उसको क्लीन करके हम, जिसके पास जगह नहीं है उसमें वो ड्रम में हम चंपा और उसके प्लांट करके हम सबको, सब इंडस्ट्री को देते हैं, वहां रख के आते हैं उसका, वो पौधे को पानी भी यहाँ की एसोसिएशन की टीम है वो डालेगी, तो उनको वो भी नहीं झंझट कि भाई पानी कौन पिलाएगा, कब पिलाएंगे, हमारे पास तो स्टाफ नहीं है, उनको कोई हम फरियाद का मौका ही नहीं देते हैं। तो ऐसा मतलब करने से क्रिएटिव कुछ आप करो तो डेफिनेटली सबको एक एक्साइटमेंट रहता है कि भाई नहीं ये करते हैं, चलो फिर उसमें वो भी थोड़ा अपना इनोवेशन डालते हैं कि इसकी बजाय ऐसा करे तो इसकी, तो उसमें मतलब बातों बातों में बढ़िया एक हो जाता है, साइकिल आगे चलता है। तो एंथुसियाज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले यस करता यस है। यस। तो एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स में लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारी जो जीपीसीबी है, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो भले ही एक ऑटोनोमस बॉडी है और हमारा काफी कामकाज गवर्नमेंट के ढांचे से चलता है, फिर भी हम अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते हैं क्योंकि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है वो हर बार हमको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता रहता है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। तो हमारे एक्स मेंबर सेक्रेटरी थे श्री हार्दिक भाई शाह, जो अभी पीएमओ के साथ पीएमओ ऑफिस में है, और जो हमारे नरेंद्र मोदी सर है उनके पर्सनल एडवाइजर के उस टीम में है। तो वो जो हमारे सर थे उन्होंने एक अप्रोच, वो जब मेंबर सेक्रेटरी बन के आए, काफी यंग थे वो, तो जब मेंबर सेक्रेटरी बने तब शायद सबसे छोटी उम्र के वो मेंबर सेक्रेटरी रहे होंगे। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि भाई हम, हमारा जो भी रूल्स रेगुलेशंस या लॉ हम फॉलो करते हैं, तो हम एनवायरनमेंट के पुलिस के नाम से जाने जाते हैं। और ये कैमरे के सामने है इसीलिए नहीं, पर जीपीसीबी का एक खौफ है, लोगों के मन में खौफ था, अभी नहीं है, अभी हम फ्रेंडली वे में। तो वो जो हमारे सर थे उन्होंने दो कंसेप्ट दिए, एक ओपन हाउस और दूसरा एनवायरनमेंट क्लिनिक। तो वो जो एनवायरनमेंट क्लिनिक है, वो एनवायरनमेंट क्लिनिक में हमारा रोल ये होता है कि कोई, मान लो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कोई इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारी टेक्निकल टीम है वो उसको सॉर्ट कर सकती है तो हम जरूर प्रयत्न करते हैं। पर मान लो कोई ऐसा है कि टिपिकल कोई क्वेश्चन है या टिपिकल कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसके एक्सपर्ट को बुलाते हैं और डॉक्टर जैसे काम करता है, थेरापिस्ट जैसे काम करता है, वैसे हम उनके तह तक जाके वो प्रॉब्लम को नलिफाई करने में हम उस इंडस्ट्री की मदद करते हैं। और दूसरा जो है ओपन हाउस, वो ओपन हाउस में जनरली क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पब्लिक जो है वो जाने से डरती है कि भाई कैसे हम उनसे बात करें, कैसे हम अपनी बात रखेंगे, उनका क्या रिस्पोंड होगा, उनको जचेगा या नहीं जचेगा, काफी कुछ सोचती है, तो इसीलिए पब्लिक आगे नहीं आती है। पर हमने ये एक ओपन हाउस का कंसेप्ट रखा है। ओपन हाउस में हम इंडस्ट्री के साथ मिलते हैं, ओपनली हम डिस्कस करते हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, या हमको भी मान लो इंडस्ट्री के पास से कुछ सुधार चाहिए, तो हमारे भी जो व्यूज है वो हम रखते हैं, उनका हम सुनते हैं। और कोई ऐसा मान लो पॉइंट्स है कि जिसको पॉलिसी लेवल में चेंज करने की जरूरत है, तो हम वो हमारे टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं और हमारे टॉप मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स भी लेती है। तो ये जो है पब्लिकली कनेक्ट करने के लिए ये दो चीज हम करते हैं। साथ साथ में हम थ्रू आउट द ईयर हम अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा कुछ ना कुछ रहता है। उसमें 5 जून है, 22 अप्रैल है और 16 सितंबर, उसमें तो होता ही होता है। पर उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हम हर महीने 2-3 इवेंट्स ऐसे करते हैं जिसके साथ हम ऐसा मतलब लोकल कम्युनिटी के साथ हम कनेक्ट रहे। उसमें हम एनजीओज है, मीडिया पार्टनर्स हमारे होते हैं, रेडियो पार्टनर्स होते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन और स्टूडेंट्स और पब्लिक, सबका हम साथ लेते हैं। जैसे अभी हमने
बीच क्लीनिंग की एक्टिविटी की थी। ओके। तो बीच क्लीनिंग की एक्टिविटी में हमारे पर्यावरण मंत्री से लेकर एसएमसी का स्वीपर तक उसमें था। तो आप वाह। सोच सकते हो कि कितनी रेंज जो है हाँ। वो प्रोग्राम में उसमें हिस्सा लिया। हाँ। तो ये हमारा जो कम्युनिटी के साथ हमारा कनेक्शन है वो हम ऐसे एस्टैब्लिश करते हैं कि चेन बना के हम हाँ। अवेयरनेस फैलाते हैं और एक अच्छा सा मतलब हरा भरा सूरत और हरा भरा गुजरात का एक स्वप्न सबके आंखों में तैरता हुआ हम रखते हैं। ओके। तो आप अगले 10 साल में गुजरात के एनवायरमेंटल लैंडस्केप में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो ट्रीज है, ट्रीज आर बोन्स। यस। वो जो है वो जो करता है वो कोई भी नहीं कर सकता। आप करोड़ों की टेक्नोलॉजी भी आप लगाओ, फिर भी आपने 10 झाड़ लगाए तो वो हेड्स ऑफ है। मतलब वो जो करता है वो कोई नहीं करता। वो हमने कोरोना में भी देख लिया। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सब भागा दौड़ी करते थे, पर ये जो ट्रीज है वो हमको फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, वो हम सब Correct. जानते हैं। एक उसका चुटकुला भी है कि जैसे ट्रीज अगर फ्री वाईफाई देता तो शायद और लोग पेड़ लगाते। तो ये सोच से अगर हमको मतलब हम बाहर निकल के गुजरात का आगे के 10 साल का देखें तो उसमें एक तो सबसे पहले प्रायोरिटी में मतलब ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। और उसके लिए भी अभी हमारी जो जेपीसीबी है वो काफी काम कर रही है। अभी रिसेंटली ही सद्भावना ट्रस्ट करके है, उसके साथ हमने इंडस्ट्री को मिला के, अगर इंडस्ट्री विलिंगली तैयार है, उसमें कोई हम फोर्स नहीं करते हैं, पर सद्भावना जो कर रही है 3 साल तक वो ट्रीज को बड़ा करके वो देगी, मैच्योर ट्री करके वो आपको देती है। तो ऐसे अपने सिटी में या अपने एरिया में तो सब कोई लगाता है, पर वो जो सद्भावना ट्रस्ट है वो हाईवेज पे काम करती है कि जहाँ पे बैरन लैंड है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, मान लो कोई लेबर चल के जाता है या साइकिल से जाता है तो उसको भी बैठ के थोड़ा सुकून महसूस करना है, तो ऐसी जो गतिविधियां हैं वो उसको बहुत ही अच्छा काम कर पाएगी। तो सबसे पहले तो ग्रीन गुजरात का थॉट्स हमको दिमाग में लाना चाहिए, सिर्फ ना कि दिमाग में पर उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। दूसरा मेरे हिसाब से अगर प्लास्टिक का कुछ सब्स्टिट्यूट हम निकालें कि जैसे पहले के जमाने में जो कपड़े की थैली जो यूज करते थे या पेपर बैग, अगेन पेपर बैग थोड़ा एनवायरनमेंट पे कॉस्टिंग डालेगा, पर जो भी हम प्लास्टिक को अगर हम रिप्लेस किसी से कर सके या फिर कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायो प्लास्टिक कुछ भी उसके ऑल्टरनेट जो है उसको हम अगर एडप्ट कर सकते हैं तो वो बेटर होगा। और अगर प्लास्टिक आप यूज करना चाहते भी हैं तो भी आप फिर प्लास्टिक मैनेजमेंट के बारे में सोचिए कि भाई ये जनरेट होगा तो उसको कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे, उसको कैसे रिसाइकल करेंगे, और एटलीस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको तो हम यूज नहीं करेंगे। अब भाई हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो जो कटलरी यूज होती है जैसे फोर्क है या स्पून है, तो वो अगर एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ गुजरात, मतलब अगर आप हरा भरा गुजरात चाहते हो तो आपको ऐसी चीजों से मतलब डिनाई आपको करना चाहिए कि नहीं भाई ये मैं यूज नहीं करूंगी। और कोई कोई तो मैं तो ये भी मतलब बोलती हूँ कि अपने पर्स में भी एक आप रखे किट स्पून और फोर्क का। तो कहीं जाते हो तो ऐसा देते हैं तो आप हाथ से तो खाना पसंद नहीं करोगे, तो आप अपना जो मेटल का है वो आप यूज कर सकते हो। तो ये है। तीसरा है वाटर सेविंग, क्योंकि जो वाटर स्केर्सिटी अभी कहा जाता है कि भाई 3rd वर्ल्ड वॉर है वो पानी से होगा, पानी के लिए होगा। तो वाटर सेविंग जहां भी होता है, मान लो इंडस्ट्री है तो उसमें रीयूज और रिसाइकल कंसेप्ट पे आप जा सकते हो। अगर हम घर में भी देखें तो घर में भी आप काफी कुछ हद तक पानी बचा सकते हो। ये शायद आपकी पीढ़ी में ये कंसेप्ट नहीं होगा, पर मैं जहाँ से आ रही हूँ, सौराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ तो पानी की बहुत स्केर्सिटी है। और वहाँ पहले जब मैं छोटी थी आपकी एज की, तब 4 दिन के बाद एक दिन पानी आता था। जैसे सोमवार को आया फिर शुक्रवार को आएगा फिर बुधवार को आएगा,
ऐसे, और वो 20 मिनट्स ओनली। तो हमको पता है हम कैसे पानी यूज करते थे, तो वो जो साइकिल है, जैसे हाउस होल्ड, अब कोई कोई वर्क है, तो कपड़े धोए तो कपड़ा धोया हुआ पानी है वो टॉयलेटरीज में यूज करते थे। हाँ। या तो फिर डस्ट सप्रेशन के लिए यूज करते थे, तब तो कच्चे रास्ते थे। फिर ऐसे ऐसे मतलब वेजिटेबल्स हमने धोए हैं, या दाल चावल उसका पानी गमले में डालते थे। हाँ। तो ऐसे आप एवरी इंडिविजुअल जो है वो ऐसे सोच के पानी को रिसाइकल कर सकता है। तो ये जो सब चीज है वो अगर हम दिमाग में रखेंगे तो गुजरात जो है उसका फ्यूचर रियल में अच्छा होगा, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो इस बदलाव के लिए आप युवा पीढ़ी से क्या योगदान चाहेंगे? युवा पीढ़ी है जो मतलब बोलते हैं कि वो हमारे देश का धन, जैसे हमारे पॉकेट में मनी है उसकी अहमियत जितनी है, अगर जेब में एक भी पैसा नहीं है तो वो भिखारी जैसा है बंदा, वैसा ही युवा पीढ़ी के लिए है कि अगर हमारे पास हमारी युवा पीढ़ी है तो वो हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि युवा पीढ़ी में क्या है, जोश और जुनून है, वो जो भी चाहे वो कर सकती है। तो युवा पीढ़ी जो है उसको अगर सकारात्मक ढंग से अगर तैयार किया जाए, उसको एक फोर्स की तरह, सैनिक सिर्फ वो नहीं होते हैं जो हमारे युद्ध मैदान में लड़ते हैं देश के लिए, सैनिक वो भी वो उसको भी मैं कहती हूँ जो पानी बचाते हैं, सैनिक वो भी है जो ग्रीन बेल्ट डेवलप करते हैं, सैनिक वो भी है जो एयर क्वालिटी डिटोरिएट होने से बचाते हैं। मतलब काफी जो रेंज है उसकी, तो जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी काफी कुछ कर सकती है। तो युवा पीढ़ी को बस मेरा एक यही संदेश है कि भाई आजकल की जो मोह माया है वो मोह माया में, और ये जो मोबाइल नाम का जो ये छोटा सा खिलौना है उसके दायरे में न आके अपना जो समय है, समय और आपकी शक्ति जो है उसको व्यतीत ना करें, उसको वेस्ट मत करें, और वो जो है उसको अच्छी सोच डेवलप करके आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए, अपने जहाँ रहते हैं वो सिटी के डेवलपमेंट के लिए, और अल्टीमेटली अपने देश के डेवलपमेंट के लिए आप अपनी शक्ति का उपयोग करें। वाओ, so now a question that will influence every citizen of India. So what advice would you give to students and young professionals who want to make a positive impact on the environment or sustainable development? समझा दी मैं सरल शब्दों में, तो आप युवा पीढ़ी को क्या सीख देना चाहेंगे जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे? एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है मेढक की, शायद आपने भी सुनी होगी, कि एक मेढक का झुंड था। वो कुएं में गिर गया था, कुएं में से उसको ऊपर आना था। कुएं के इर्द गिर्द सब और भी एनिमल्स थे, और वो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे कि भाई मत चढ़ो मत चढ़ो, ऊपर नहीं आ पाओगे, ऊपर नहीं आ पाओगे। तो काफी जो मेढक थे वो नीचे गिर गए, नीचे चले गए, उसने अपनी सोच बदल दी। पर एक मेढक था वो ऊपर चढ़ता ही गया, ऊपर चढ़ता ही गया। सबको स्ट्रेंज लगा कि इतने सारे मेढक के झुंड में से एक ही मेढक ऊपर आया। फिर पता चला कि वो सुन नहीं पा रहा था। ये तो एक छोटी सी कहानी के रूप में है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ अच्छा करोगे या कुछ आप बदलाव डालोगे, जैसे आप सोचते हो कि अभी मैं ये सब इंडस्ट्री में कपड़ा बनता है तो मैं खादी का कपड़ा पहनूंगी, तो लोग आपको पागल बोलेंगे कि अरे ये अभी 15-16 साल की उम्र में ये कोई खादी के कपड़े पहने, यार कलरफुल कपड़ा पहने, यार लाल हरा नीला पीला कितने कपड़े मिलते हैं। पर आप सोचते हो कि भाई ये सब डाइंग करने जाता है, ये होता है वो होता है, पोल्यूशन होगा, पानी बिगड़ेगा, एयर डिटोरिएट होगी, तो आपने ये डिसीजन लिया। तो वो जो मेढक था उसने किसी की नहीं सुनी, इसीलिए वो आगे आया। तो मेरा ये कहना है कि यूथ अगर थोड़ा हटके चलेगा, जो अभी यूथ जिस दिशा में जा रहा है उससे अलग चलेगा, तो उसको बोलने वाले तो हजारों मिलेंगे कि भाई तू पागल है क्या, तुझे जिंदगी जीनी नहीं है, तेरी कुछ लाइफ के प्रति कोई तेरा चार्म नहीं है, ऐसा बहुत कुछ आएगा। पर हम अगर वो लगान के गीत की तरह के बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, ऐसे अगर हम चलते रहेंगे
तो डेफिनेटली यूथ को बस मेरा यही एक मेरी विनती है, being a citizen of सूरत, being a Indian and GPCBN, कि भाई आप अपना प्रकृति के प्रति जो प्यार है उसको बनाए रखें। अगर प्रकृति है तो हम है। और लास्ट में भी मैं यही बोलूंगी कि भाई आप प्लांटेशन कीजिए, क्योंकि प्लांटेशन के लिए संस्कृत में एक श्लोका है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि संस्कृत में कहा गया है, दशकोप समवापि दशवापि समरुद, दशरुद समपुत्रो दशपुत्र समुद्रुमः। उसका मतलब ये है कि अगर आप 10 कुएं बनाना चाहते हैं तो उसकी बजाय एक बावड़ी बनाइए। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 10 बावड़ी से मुझे मेरे गांव की सेवा करनी है, तो उसकी बजाय आप एक तालाब बनाइए। एक तालाब जो है 10 बावड़ी के बराबर है। और अगर आप चाहते हैं कि चलो मैं 10 तालाब बनाता हूँ मेरे आजू बाजू के लिए, तो उससे अच्छा है आप 10 सत्कर्मी पुत्र को जन्म दें, क्योंकि एक पुत्र है, वो सत्कर्मी पुत्र है, वो समाज को बदलने में काफी अहम भूमिका निभा सकता है। और ऐसे 10 सत्कर्मी पुत्रों के बराबर एक वृक्ष को माना गया है। हाँ। तो मैं आपको मतलब ये श्लोक का यहाँ बता के ये आपको बताना चाहती हूँ कि प्लांटेशन का महत्व क्या है। तो बस युवा पीढ़ी, ये जो 2-3 बातें हैं, और उसमें भी सबसे अग्रिम जो वृक्षारोपण की बात है, वृक्षारोपण की बजाय वृक्ष उछेर, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे जो सस्टेनेबिलिटी है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ओके, ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा लगता है डिटर्मिनेशन इज द करेक्ट की टू सक्सेस। एग्जैक्टली, यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास मुलाकात डॉक्टर जिज्ञासा ओझा के साथ। उनसे बात करके ये समझ में आता है कि एनवायरनमेंट को सेफ रखना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक जरूरत भी है। छोटे छोटे एफर्ट्स भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ecopathy.jyv को फॉलो करें। अगली बार मिलेंगे एक और नए पर्सपेक्टिव के साथ। Until then, keep embracing sustainability and I'll see you next time.